हमारे साथ अरुण शर्मा जी भी हैं। अरुण जी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि ये एक चेतावनी भी उत्तराखंड के लिए लग रही है, क्योंकि जोशीमठ का धंसना अपने आप में एक बड़ी घटना है और ये बता रही है कि आज भी चेत जाओ, आज भी ये जो अवैध निर्माण जिस तरीके से करे जा रहे हैं इस पर आज भी अंकुश लगा लो, अन्यथा इस तरीके की घटनाएं और भी आ सकती हैं। क्या कहेंगे आप अरुण जी? जी संजय भाई, अगर आपको याद हो कि 91 में उत्तरकाशी के आसपास भूस्खलन हुआ था, जी अगर याद हो, उत्तरकाशी से ऊपर जामक, गणेशपुर वगैरह इलाकों में भूस्खलन हुआ था और ऋषिकेश के पास नीलकंठ क्षेत्र में भी भूस्खलन हुआ था। और अभी 13-14 में हमने देखा है, 13 में कि केदारनाथ के आपदा के बाद क्या हाल हुए। तो ये जो रेगुलर चेतावनी हो रही है, इसको क्यों अनदेखा किया जा रहा है? हम देखें कि अब हम जोशीमठ की बात कर रहे हैं क्योंकि जोशीमठ में तत्काल ये स्थितियां पैदा हुई हैं और ये एक दिन में नहीं हुई है। ये जिस टाइम वो वहां जेपी की परियोजना बन रही है, तपोवन विष्णु घाट, तो उस समय से ही उसका भूगर्भीय सर्वेक्षण हुआ होगा। उस टाइम भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने क्या रिपोर्ट दी होगी? क्या उस समय से आज तक क्या हम लोग किसी रिपोर्ट के इंतजार में बैठे थे? और दरारें तो वहां कई महीनों पहले से पड़ रही हैं। हमने पहले एक टीम भेजी, उसकी रिपोर्ट आई और जब लगभग 550 घरों में दरारें पड़ गई, तब हम दूसरी टीम भेज रहे हैं। तो हम क्या आपदा के आने का इंतजार कर रहे हैं, या आपदा के आने से पहले जब चेतावनी हमें मिल गई है तो हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? उन परिवारों को शिफ्ट कराना चाहिए और निश्चित तौर पर वहां उपचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐतिहासिक जगह भी है, वो शंकराचार्य जी का स्थान है वहां। जी जब बद्रीनाथ भगवान शीतकाल में पांडुकेश्वर आते हैं तो जोशीमठ ही मेन जगह होती है। और आपको अगर पुराना समय याद हो, ऋषिकेश से चारों धामों के लिए गेट सिस्टम होता था और फिर जब बाद में गेट सिस्टम खत्म हुआ तो जोशीमठ से बद्रीनाथ तक वो गेट सिस्टम लगातार बरकरार रहा। कुछ सालों पहले ही वो हटा है। जी अगर हम देखें, पहले जोशीमठ से और बद्रीनाथ से दोनों से एक टाइम पर ट्रैफिक छोड़ा जाता था और वो बीच में पांडुकेश्वर में क्रॉस करता था। अब तो ये सुविधा है कि वो गेट सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि सड़कें चौड़ी हो गई। लेकिन फिर भी अगर किसी परियोजना की वजह से किसी पूरे नगर को खतरा पैदा हो जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि तात्कालिक रूप से सबसे पहले उस पर चेते, वैज्ञानिकों की टीम लगाए, जैसा पता लगाया कि उन्होंने दूसरा दल भेज दिया है। अरुण भाई, सरकार तो जी लगातार प्रयास कर ही रही है, लोग बता भी रहे हैं कि लगातार सरकार सारी चीजों में आ रही है, लगातार सुविधाएं भी दे रही है, लेकिन यहाँ सरकार से इतर अगर हम बात करें, क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? क्योंकि अब वो भू कानून जिसकी बात हो रही थी, लगता नहीं आपको कि अब जरूरत आ गई है उसकी? क्यों? क्योंकि जमीनें जिस तरीके से बिक रही हैं, अवैध निर्माण जिस तरीके से हो रहे हैं, ये उसका भी एक नतीजा है। निश्चित तौर पर संजय भाई, देखिए, भू कानून की जो मांग है वो बिल्कुल सोच समझ कर की गई है। जब भुवन चंद खडूड़ी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भू कानून में कुछ सुधार किए थे और उसी के परिणाम स्वरूप ये था कि नगर पालिका क्षेत्र में 250 मीटर तक की जमीन ही कोई खरीद सकता था। हेलो। जी जी, लेकिन हाँ लेकिन अरुण भाई, मेन बात क्या है कि आपने जमीन तो खरीद ली, 250 जी, मीटर ही खरीद ली आपने, 250 के करके आपने 50 जगह उसमें कर दी। क्या वो उस कैपेसिटी का है? क्या जोशीमठ के नहीं, अंदर वो उतना कंस्ट्रक्शन हो सकता था? ये वो एक 50 बड़ा नहीं बड़ा हो सकता सवाल तो ये संजय रहता भाई। है। संजय भाई, निश्चित तौर पर देखिए, पहाड़ी क्षेत्र की अपनी सीमाएं हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन होता है, अगर वो प्लानिंग से नहीं किया गया तो ऐसी स्थितियां लगातार आएंगी। तो इसकी और जिम्मेदारी केवल भी तो वहां के एक लोगों नहीं, को लेनी चाहिए ना, स्वयं लोगों को लेनी नहीं, नहीं, चाहिए। देखिए, एक बात सुनिए, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है? मॉनिटरिंग की, मान लिया मैं कोई गड़बड़ी करता हूं हाँ। तो शासन प्रशासन बैठा है ना मॉनिटरिंग के लिए। अब शासन प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हैं जो चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं केवल, वो काम होने देते हैं गलत सही। नहीं अरुण भाई, ये नहीं कहेंगे कि कुछ अधिकारी जोशीमठ की शक्ल भी नहीं देख पाए? निश्चित तौर पर संजय भाई, कुछ क्यों कह रहे हैं? हाँ मैं तो कह रहा हूं कि उत्तराखंड के 60% अधिकारियों ने अब तक गैरसैंण नहीं देखा, जोशीमठ नहीं देखा। हाँ, तो फिर भू धसाव कैसे दिखेगा?